Yes, good morning class. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj Goyal here and hope so you are doing well. In the last lecture of auditing, सर हम लोगों ने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए जिनके अंदर सर वन बाय वन जैसे सर बेसिक प्रिंसिपल्स तो आप सर लास्ट टू लास्ट लेक्चर में करवा चुके थे कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट हैं एंड आफ्टर दैट जो आपने टॉपिक स्टार्ट करवाया सर दैट इज क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर. क्लियर कि बेसिकली सर एक ऑडिटर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एंड सर डे बाय डे आप ऑडिटिंग को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते जा रहे हैं. क्यों सर इतनी लॉट ऑफ डेफिनेशंस हैं, इतने नए नए वर्ड्स हैं. अब सर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी करवाने लग गए. सर अच्छा खासा नॉर्मली टॉपिक चल रहा था, आप तो स्टैंडर्ड्स पे उतर आए पहले दिन ही. तो नॉर्मली मैं आपको जस्ट ये एश्योरेंस दिलवाऊंगा यहाँ पे, जितनी मेहनत आप टॉपिक नंबर 1 के अंदर कर लोगे, जितनी नई डेफिनेशंस, जितने नए नए वर्ड्स आप चैप्टर नंबर 1 के अंदर सीखेंगे, सर जितनी मेहनत आपको यहां पे लगेगी उससे कहीं कम मेहनत आपको नेक्स्ट आगे टॉपिक्स में लगेगी. बिकॉज सर ऑडिटिंग को समझने के लिए, ऑडिटिंग का एक पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए सर इतनी बात भी मानते हैं कि अगर हमने 12 पेजेस रीड आउट किए, आई थिंक 12 और 13 पेजेस रीड आउट किए, सर मोस्टली लैंग्वेज हर बार क्या चल रही है, सेम चल रही है. दैट मीन्स कुछ टर्म्स तो पक्की हैं सर, मतलब वही वर्डिंग बार बार रिपीटिंग होती जा रही है. और वही बात मैं आपको दोबारा समझा रहा हूं कि जितनी मेहनत आप चैप्टर नंबर 1 में कर लेंगे, दैट मीन्स जितनी वर्डिंग, जितनी डेफिनेशंस, नए नए वर्ड्स को आप जल्दी लर्न कर लेंगे, सर उतनी आपको कम मुश्किल होगी नेक्स्ट आगे टॉपिक्स को समझने में. क्योंकि सर यही तो आगे वर्ड्स आएंगे बार बार. सर ऑडिट एविडेंस आप वर्ड पढ़ चुके, कौन कौन से प्रोसीजर आप यूज करोगे ये आप पढ़ चुके, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होती हैं ये हम कल डिस्कस कर चुके, बेसिक प्रिंसिपल्स कौन है सर वो पता कर चुके, ऑडिटर की क्वालिटीज हैं वो पता कर चुके, स्टैंडर्ड्स कैसे पढ़ते हैं सर वो भी हम डिस्कस कर चुके. तो सर ऑलमोस्ट नेक्स्ट आगे जो आप चैप्टर्स करेंगे सर उन चैप्टर्स के अंदर हमने जस्ट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है. दैट मीन्स ऑडिटर पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर कैसे कैसे रिस्पॉन्स करेगा सर वो चीज मेरी सीखने वाली होगी. अदरवाइज अगर आप कह रहे हो कि सर ये डेफिनेशंस मुझे बार बार पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. क्लियर? आप भी कह रहे होगे सर 3 लेक्चर्स हो चुके और आज का लेक्चर भी आप करवा रहे हो सर, अभी तक हमारा फर्स्ट चैप्टर ही नहीं कंप्लीट हो रहा. तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. मेरा ऑलरेडी सारा सिस्टम प्लान्ड है कि कितने लेक्चर्स मुझे किस टॉपिक के ऊपर चाहिए. मुझे इतना काम फटाफट भी नहीं चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका. इवन मैं आपको अगर 1 आवर का लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसके ऊपर आधा घंटा अगर डिवोट कर रहे हैं, देन इट इज फाइन. बड़े आराम से आप इसको क्लियर कट पास करेंगे, बट प्रोवाइडेड आपको भी हाफ एन आवर उस चीज के ऊपर, कम से कम हाफ एन आवर लगाना होगा, सो दैट आप मेरा करवाया गया लेक्चर जो आपने किया सर उसको साथ के साथ आप क्या करें, दैट मीन्स प्रैक्टिस में रखें, उसको प्रॉपरली लर्न करें, वर्डिंग के ऊपर अपनी पकड़ बनाएं, सो दैट आप ऑडिटिंग की वोकैबुलरी को भी समझना शुरू कर सकें. इज दैट क्लियर? सो कोई डरने की बात नहीं है सर, बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है, बड़े ही इजी कॉन्सेप्ट्स हैं. एंड आज नेक्स्ट ऑन जो हम भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे सर, एक थियोरी को रीड आउट करने के लिए आप अपनी इमेजिनरी अप्रोच लिया करो. लेट इट बी यू आर ऑडिटर. अरे सर लेट इट बी क्या, आप ऑडिटर हो, ठीक है सर, अभी ऑडिटर बनने के प्रोसेस में है, अलग बात है. क्लियर? यहां पे आप कहते हैं नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रोसेसिंग, हाँ ठीक है सर अभी प्रोसेसिंग में, अलग बात है, बट अल्टीमेट तो सीए बनेंगे ना सर, अल्टीमेट तो सीए बनना है हमने. तो अपने आप को इमेजिन किया करो इन दैट सिचुएशन. सर अगर मान लो मेरे सामने वो सिचुएशन हो तो उस केस में मैं ऑडिट कैसे करूंगा. सर लेट इट बी मैं वहां पे ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने गया, दैट मीन्स हर जगह अपने आप को फील किया करो, एक इमेजिनरी प्रैक्टिकल पिक्चर देखा करो कि वहां पे सर क्या होगा, इन दैट सिचुएशन में क्या करूंगा. तब वो चीज आपको बहुत जल्दी क्या होगी, रिटेन होगी एंड इवन समझ में भी आएगी. आपकी प्रॉब्लम क्या है सर, आप जस्ट उसको एज ए थ्योरेटिकल पॉइंट से पढ़ते हैं, ठीक है सर पढ़ना पड़ रहा है, अलग बात है यार, ऐसे नहीं. इसके दैट मीन्स इंटरेस्ट लेके इस चीज को पढ़ो. हर सब्जेक्ट अपने आप में एक नॉलेज आपको प्रोवाइड करके जाएगा. दैट मीन्स ये नहीं है कि सर मेरे लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वेटेज रखेगा, या मेरा कॉस्ट में इंटरेस्ट है, मेरा टैक्स में इंटरेस्ट है, सर मेरे लिए इसमें कोई मैटर नहीं है. सर
इंटर के लिए मतलब 8 सब्जेक्ट्स एंड 8 के 8 सब्जेक्ट्स अपने आप में इक्विवेलेंट हैं। हर पेपर ने मुझे पास करवाना है, नॉट एक सिंगल पेपर ने पास करवाना है। इज दैट क्लियर? तो आइए सर हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आगे स्टार्ट करते हैं। हमने सर नेक्स्ट आगे जो टॉपिक स्टार्ट करना है, वैसे सर हमारा एसए 200 ऑलरेडी रनिंग में था। 200 हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, एंड सर इन बिटवीन हमने उसको छोड़ा था क्योंकि सर लास्ट क्लास पहली बहुत लेंथी हो चुकी थी एंड हम थक भी गए थे पढ़ते पढ़ते। कोई बात नहीं, आज उसको नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। क्लियर? यस प्लीज। सर आपने लास्ट इनहेरेंट लिमिटेशंस के बारे में बताया था। सर व्हाट डू यू मीन बाय इनहेरेंट लिमिटेशंस? सर दैट लिमिटेशंस विच आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स तुम लाख कोशिश कर लो, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, सर तुम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी गेन नहीं कर पाओगे। आप ये कभी नहीं कह सकते कि फुली सेटिस्फेक्शन के साथ कि मेरी जो बैलेंस शीट्स हैं, मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, मैं कभी नहीं कह पाऊंगा। क्योंकि सर इनहेरेंट लिमिटेशंस के कारण, ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशंस होने के कारण जो हमने कल रीड आउट करी सर, ड्यू टू लाइक लिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कॉस्ट। सर समटाइम्स मेरे टाइम एंड कॉस्ट होने के न कारण मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे, मैं इतना टाइम क्यों डिवोट करूं, मैं 100% चेकिंग क्यों करूं। क्लियर? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन होने के कारण, कोल्यूजन ऑफ द एम्प्लॉयज या मैनेजमेंट के डिजाइन, कि मैनेजमेंट ने उस फ्रॉड को कंसील करने के लिए एक वेल प्लान्ड डिजाइन किया हुआ है। तो सर ऐसे केसेस में मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरे पास एब्सोल्यूट एश्योरेंस है, कि दैट मीन्स मैं पूरी बेझिझक से मैं कह रहा हूं कि आपकी जो बैलेंस शीट्स हैं, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। नहीं सर, मैं हमेशा वर्ड, अगर होगी भी ना मैं तो भी वर्ड रीजनेबल कहूंगा। क्लियर? मैं हमेशा सेफ्टी साइड चलूंगा। सर आपका सीए लोग हैं, आपका प्रोफेशनल लोग हैं, आपका कभी नहीं कहेंगे वन साइडेड हो गया कि नहीं सर बिल्कुल सही है। मैं कहूंगा जी जितनी नॉलेज मुझे थी, जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई अकॉर्डिंग टू माई बेस्ट नॉलेज, ये चीज उतनी सही है। बाकी मुझे नहीं पता कि कोई इंफॉर्मेशन में भी शायद क्लाइंट ने ना दी हो, मे बी सर मैनेजमेंट ने खुद इस तरीके से उसको वेल प्लान्ड किया हो, इस वे से उसको डिजाइन किया हो कि मैं वहां तक इन डेप्थ पहुंच नहीं पाया। तो सर इन दैट केस मैं गारंटी नहीं उठाऊंगा कि मेरे को एब्सोल्यूट एश्योरेंस हुई, मैं तो कहूंगा जी रीजनेबल एश्योरेंस थी। ओके सर, चलो ठीक है सर, आपकी बात भी मान ली। तो अब सर हमें फाइनली जस्ट ये बता दो कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारे ऑडिटर का क्या है। कल तो सर आपने चक्करों में डाल दिया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा रिपोर्ट करना है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारा बेसिकली एरर्स को डिटेक्ट करना है वाइल ऑडिटिंग। पहली बात, वाइल ऑडिटिंग, काम करते दौरान, मेरी ऑडिट करते दौरान जो एरर्स मेरे सामने आएंगी उनको डिटेक्ट करना मेरा काम है, ना कि प्रॉपर वे से प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन करना। पीडीसी करना मेरा काम नहीं है। प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन सर ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे तो पेज शिफ्ट करके देख सकते हो आप। क्लियर? आइए, यस सर, वाइल ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आज कलर चेंज कर ले सर, बहुत ब्लू हो गया, कोई बात नहीं, चलो आज ग्रीन से चल रहे। हाँ जी, while auditing the financial statements the auditor has following objectives। क्या? to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement, thereby जिसके कारण thereby enabling the auditor to express an opinion on whether financial statements are prepared as per the applicable FRF। सर आपने तो कह दिया कि अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करो, रिपोर्ट बना के दो, ऐसे कैसे बना दूं? कम से कम मेरे मन में एक रीजनेबल एश्योरेंस तो होनी चाहिए। अच्छा कल को किसी ने कह दिया जी ऐसे करो सीए साहब, एक ना सर्टिफिकेट पे लिख के दे दो कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं एंड प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द एफआरएफ है। मैं कहा जी ऐसे कैसे लिख दूं? कमाल कर दिया आपने। ये थोड़ी मतलब है कि आप मेरे क्लोज रिलेशन में हो तो जो मर्जी मेरे से काम करवा लोगे, जिस मर्जी तरह की आप रिपोर्टिंग करवा लोगे, ऐसे नहीं लिख के दूंगा। जब तक मेरे पास रीजनेबल एश्योरेंस नहीं होएगी तब तक मैं अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करूंगा, तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा कि मैं ये कह दूं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं। नहीं सर, जब तक मेरे पास रीजनेबल एश्योरेंस नहीं होएगी। एंड आफ्टर दैट, एंड टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज पर द एसेस। तो सर मेरा काम, मेरा ऑब्जेक्टिव अगर आप लाइन वाइज सुनना चाहो तो नंबर 1 इज सर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, सो दैट मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन क्या कर सकूं, एक्सप्रेस कर सकूं एंड उसकी एक रिपोर्ट बना के जिस जिसको कम्युनिकेट करनी है उसको कम्युनिकेट कर सकूं। सर दिस इज माय ऑब्जेक्टिव।
अब इसको सर हिंदी में सुन लो, पंजाबी में सुन लो, बात एक ही। हाँ, लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क होएगा, अलग बात है, अदरवाइज कहानी सिर्फ एक ही। यस, इफ रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एंड क्वालिफाइड ओपिनियन इज इनसफिशिएंट। अरे सर, कल भी तो आप ऐसा ही कोई पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। सर आपने कल ऐसा कुछ पढ़ाया था कि बाय चांस अगर सर आपके पास इस तरह की कोई रीजनेबल एश्योरेंस नहीं आ रही, क्लियर, और वहां पे क्वालिफाइड करना, चलो क्वालिफाइड ओपिनियन का मीनिंग आपको यहीं पे बता देता हूं। क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि जहां पे सर कुछ पार्ट को छोड़ के बाकी सारा कुछ सही है। मैं कह रहा हूं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारी सही हैं एक्सेप्ट दिस पॉइंट, एक्सेप्ट दीज पॉइंट, तो वहां पे मैंने क्या लगा दी, क्वालिफिकेशन, कि सर इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। तो मैंने आपको वर्ड क्या कहा सर, अगर रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड एंड क्वालिफाइड ओपिनियन इज इनसफिशिएंट, इतने से काम नहीं चलेगा कि आप कह रहे हो जी उस पॉइंट पे क्वालिफिकेशन लगा दो, कहते दैट इज नॉट पॉसिबल। देन ही शुड, मतलब ऑडिटर की बात चल रही है, ही शुड ईदर डिस्क्लेम द ओपिनियन, या तो सर आप अपनी ओपिनियन दो ही मत, साफ ही मना कर दो जी मैं यहाँ पे ओपिनियन नहीं बना पा रहा, कि मैं यहाँ पे क्या आपको जवाब दूं, क्या आपको रिपोर्टिंग करूं, सर मैं डिस्क्लेम करता हूं मैं ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा, क्लियर। या फिर विदड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, या फिर सर आप अपना काम छोड़ दो, सिंपल सी बात है, क्लाइंट को जाने दो, क्लियर। अब वहां पे सर ऐसा तो है नहीं आपको जाने देंगे, ऐसी कुछ ना कुछ तो वहां पे रेजोल्यूशन निकालेंगे ना, बट अल्टीमेट हमने आपको बता दिया कि जहां पे आप रीजनेबल एश्योरेंस नहीं ले सकते, या जहां पे आपको लगता है कि क्वालिफिकेशन देना इज नॉट सफिशिएंट, कि इतनी सी बात से काम चल जाएगा कि मैं उतने से पार्ट पे क्वेश्चन मार्क लगा दूं, नहीं सर पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पे आप ओपिनियन मत दो, या फिर आप अपना एंगेजमेंट ही क्या कर दो, विदड्रॉ कर दो, सिंपल सा पॉइंट। नाउ रिक्वायरमेंट्स, या कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, नंबर वन इज एथिकल रिक्वायरमेंट, सर he shall comply with ethical requirements including independence। सर एथिकल रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ही क्या, इंडिपेंडेंस, कि द ऑडिटर मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्लियर। ही इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद कोड ऑफ एथिक्स, मतलब जो इशूड बाय द ICI हैं। अगर आपको याद हो मैंने आपके साथ एक वर्ड डिस्कस किया था प्रोफेशनल एथिक्स, कि इंस्टीट्यूट ने हमारे के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स, एक प्रोफेशनल एथिक्स बनाए हुए हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल सर उन एथिक्स को फॉलो करना इज द एथिकल रिक्वायरमेंट, क्लियर, लाइक इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना, सर ये सारे कोड ऑफ एथिक्स हैं, इनके बाहर होके मैं काम नहीं कर सकता, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। ही शैल बी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, दस ही कैन फॉर्म एन ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसेस। अरे सर अब तक तो ये पता नहीं कितनी बार हम ये लाइन पढ़ चुके, और मैं टिल लास्ट तक आपको ये पॉइंट पढ़ाता रहूंगा कि जो ऑडिटर है दैट मस्ट बी क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं सर ऑडिट करवाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर वो किसी के इन्फ्लुएंस के, किसी के दबाव में आके रिपोर्टिंग कर रहा है, सर वो रिपोर्टिंग असल में रिपोर्टिंग है ही नहीं, वो एक फॉर्मेलिटी है। अगर आप एक एक्चुअल रिपोर्टिंग चाहते हो ना, तो नॉर्मली सर आपको अपना जो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट चूज करना पड़ेगा। दैट मींस एक ऐसा पर्सन जिसका मेरी कंपनी और मेरी कंपनी के पर्सन से कोई भी लेना देना नहीं है, और दूर दूर तक उसकी रिश्तेदारी में भी कोई लेना देना नहीं। इज दैट क्लियर? दैट मींस दैट पर्सन मस्ट भी क्या होना चाहिए सर, फुली इंडिपेंडेंट हर पॉइंट से, तब जाके वो आपको इंफॉर्मेशन क्या देगा, रिपोर्टिंग क्या देगा, एग्जैक्ट देगा, सही देगा। यस सर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ये भी सर आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मैं तो पहले आपको बोल चुका, जितनी मेहनत आप चैप्टर नंबर 1 में करेंगे, जितने नंबर ऑफ टाइम रिवाइज करेंगे सर, उससे कम मेहनत आपको नेक्स्ट टाइम करनी पड़ेगी। क्यों सर? लॉट ऑफ पॉइंट्स, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स आप इस चैप्टर नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी सीख चुके होंगे व्हेन यू रीड द नेक्स्ट टॉपिक्स। यस सर, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ही शुड रिकॉग्नाइज द कंडीशंस इंडिकेटिंग पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। सर डाउटफुल माइंड, शक्की मिजाज, जिसे वर्ड बोलते हैं कि हर चीज को शक की निगाह से देखना, डाउटफुल अप्रोच के साथ देखना, क्लियर। इट इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट टू, फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस, कंडीशंस इंडिकेटिंग पॉसिबल फ्रॉड्स, कंडीशंस क्वेश्चनिंग रिलायबिलिटी, कि मुझे ना सर आपकी रिलायबिलिटी पे डाउट है, मेरे को लग रहा है कि तुमने ये बोगस एंट्रीज डाली हुई हैं या कुछ ना कुछ गलतियां करी हुई हैं, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई फ्रॉड है,
तो इस तरह की जब आपकी अप्रोच होगी, जब आपकी इस तरह की डाउटफुल अप्रोच होगी ना, देन आप उस चीज को वाकई में फील कर पाएंगे कि सर हाँ, एक ऑडिटिंग चल रही है। क्लियर? मोरओवर इट रिक्वायर्स क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस गैदर्ड, कि बेसिकली जो भी आपने ऑडिट एविडेंसेस गैदर किए सर, उनकी क्रिटिकल असेसमेंट करो कि वो एविडेंसेस आपको क्या कहना चाह रहे हैं, उन एविडेंसेस के थ्रू आपकी ओपिनियन किस तरफ जा रही है। क्लियर? बाय मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिज्म ओवरऑल रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड। सर आप इस स्केप्टिज्म को रख के, इस तरह की अप्रोच को यूज करके आप अपना ओवरऑल रिस्क जो है वो क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। दैट मीन्स जब आपको ये पॉसिबिलिटी होगी ना कि यहां पे कोई चोरी है, यहां पे कोई फ्रॉड है, तो दैट मीन्स उसको ढूंढने के चक्कर में आप और ज्यादा काम करोगे, एंड जितना ज्यादा तुम काम करोगे तुम्हें उतनी ज्यादा रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगी और तुम्हारा ऑडिट रिस्क, ऑल ओवर रिस्क क्या होगा सर, कम होता जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोफेशनल जजमेंट। इट इज नेसेसरी टू मेक प्रॉपर डिसीजंस ड्यूरिंग ऑडिट, बिकॉज सर ऑडिट करते टाइम आपके पास लॉट ऑफ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां पे आपको अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल सर मटीरियलिटी, ऑडिट रिस्क को डिटरमिन करना, एनटीई, एनटीई मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। नेचर, ये शॉर्ट वर्ड चलेंगे हमेशा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, किस टाइम पे क्या चीज, कितने हद तक हमें जाना है, कितने हद तक हमने अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं सर, ये चीज को डिसाइड करना। एंड सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट ऑफ एविडेंस का मतलब क्या है सर, आपने बोल दिया सफिशिएंट मतलब क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएट का मतलब क्या हुआ, क्वालिटी। सर आपके लिए क्वांटिटी का मतलब क्या है, कितनी क्वांटिटी सर, क्वालिटी सर आप किसको अच्छा मानते हो, किसको बुरा मानते हो, क्योंकि सर हर पर्सन के लिए डेफिनेशन अलग है। क्यों सर? यहां पे काम आती है आपकी प्रोफेशनल जजमेंट। सर मे बी आपके लिए क्वालिटी मेजर्स कुछ और हैं, क्वांटिटी मेजर्स कुछ और हैं। सर मे बी आप क्वांटिटी कम और क्वालिटी में ज्यादा बिलीव करते हो, या मे बी सर आप क्वालिटी में कम क्वांटिटी में ज्यादा बिलीव करते हो। तो सर हर पर्सन का अलग अलग अप्रोच है। क्लियर? वाइल मेकिंग प्रोफेशनल जजमेंट ही कंसिडर द लेवल ऑफ कंसल्टेशन इफ रिक्वायर्ड। मतलब सर कभी भी कोई प्रोफेशनल जजमेंट करते हुए अगर आपको किसी की कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, क्लियर, अगर आपको किसी की एक्सपर्ट की कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है तो आप उसको कंसिडर करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गलत काम ना करो, गलत डिसीजन ना लेना। तुझे नॉलेज नहीं है ना, पूछ ले, किसी से पूछ के कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज इट ऑल्सो नीड्स टू एप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड। दैट मीन्स एवरीथिंग जिनके बेसिस पे आपने अपनी जजमेंट बनाई, जिसके बेसिस पे आपने अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लिए, सर एवरीथिंग मस्ट बी क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। एक एक चीज का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, सो दैट कल को मैं ये कहता हूं कि चलो मेरे को नहीं पता मैंने काम कैसा किया कैसा नहीं किया, कल को मैं यही प्रूव कर सकूं कि मैंने काम किया, तो उसके लिए आपको ईच एंड एवरीथिंग क्या करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंटेड करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन मतलब सर वर्किंग पेपर्स कलेक्ट करने, हर चीज का प्रूफ कलेक्ट करना, सो दैट कल को आप विश्वास करवा सको, रिलायबिलिटी शो कर सको कि मैंने काम अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स किया। क्लियर? नेक्स्ट इज सर अब ये भी बता दो फिर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या हुआ, या ऑडिट रिस्क क्या हुआ। सफिशिएंसी रेफर्स टू क्वांटम ऑफ एविडेंस एंड एप्रोप्रिएट रेफर्स टू इट्स क्वालिटी। एक्चुअली सर ये हम डिस्कस करेंगे एसए 500 के अंदर, क्योंकि सर ऑडिटिंग के अंदर कॉन्सेप्ट कम है और स्टैंडर्ड्स ज्यादा है। और सर इतनी मैं बताऊं, जितना स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है वही चीज को दोबारा टॉपिक्स के अंदर मर्ज कर दिया। तो कहने का मतलब सर कुल मिला के पढ़ने तो हमने स्टैंडर्ड्स ही हैं, जितने भी इसके अंदर हमारे 20 to 25 स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ नंबरिंग अलग अलग है इसकी, जैसे मान लो एसए 500 ये है सर ऑडिट एविडेंस के ऊपर। दैट मीन्स ये 1-1.5 पेज जो होगा ये कंप्लीटली एविडेंसेस के बारे में बताएगा कि ऑडिट एविडेंस कैसे कलेक्ट करें, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट कैसे कलेक्ट करेंगे, उस चीज के बारे में। आइए नेक्स्ट इज सर इट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। अगर मुझसे पूछा जाए सर एविडेंस क्यों इकट्ठे कर रहे हो, सर कमाल कर दी, एविडेंस इकट्ठे करने का मतलब क्या है, ताकि मैं रीजनेबल एश्योरेंस ले सकूं, ताकि मैं अपने ऑडिट रिस्क को क्या कर सकूं, कम कर सकूं। ऑडिट रिस्क इज अ टेक्निकल रिस्क, इट डज नॉट इंक्लूड बिजनेस रिस्क। सर ऑडिट रिस्क के अंदर आपका बिजनेस रिस्क नहीं आता कि बिजनेस में जो फ्लक्चुएशंस आएंगी उनके अकॉर्डिंग टू तुम्हारे रिस्क को, ऐसा कुछ नहीं सर। ऑडिट रिस्क क्या था सर, ये रिस्क कि मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो ओपिनियन दे बैठा गलत दे बैठा,
मैंने एक ओपिनियन दे दी कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे इस बात का रिस्क है, इस बात का है कि मैंने इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। क्लियर? तो अगर इस चीज को तुम कम करना चाहते हो तो सर मैक्सिमम ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करो, सो दैट आप अपने ऑडिट रिस्क को क्या कर सको, कम कर सको। क्लियर? इट कंसिस्ट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। बिल्कुल सर, आपने कल बताया था, कल टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि ऑडिट रिस्क के अंदर दो रिस्क हैं। नंबर वन इज डिटेक्शन रिस्क एंड नंबर टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। हाउएवर ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन, सर ये तो हमारी संजीवनी बूटी लाइन है, ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो। सर मुझे इतनी गारंटी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, आपका नहीं छोड़ने वाले। पता नहीं सर कितनी बार ये लाइन रिपीट हो चुकी कि आप अपने ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। और भाई साहब, आपके पास कौन सा कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस है? तुम्हारे पास सिर्फ रीजनेबल एश्योरेंस थी, और वो रीजनेबल होने का कारण क्या था? ये इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो घूम फिरा के बात तो वहीं आ गई ना सर, कि आप अपने ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हो एक एक्सेप्टेबल लो लेवल तक, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। क्लियर? नेक्स्ट इज कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नेचुरली सर देखो, जो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगी सर, उस रिक्वायरमेंट को तो पूरा करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मली मैं कह रहा हूं जी मैं स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करूंगा या मैं ऑडिट करूंगा, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। ठीक है, तुम करो, ऐसी बात नहीं है, बट स्टैंडर्ड्स को तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। यस, कंप्लाइंग विद एसे रेलेवेंट टू द ऑडिट, मतलब सर ऐसे एसेस जो रेलेवेंट टू द ऑडिट हैं। ही शैल कंप्लाई विद रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मतलब सर ऐसे तो हमारे 25-30 पता नहीं कितने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, क्या सारे कंप्लायंस करने पड़ेंगे? क्या सबके साथ कंप्लायंस करवाना पड़ेगा? नहीं सर, जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, दैट मीन्स जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स होंगे सर, उनके साथ आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। सर सेम लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अरे अगर मेरे ऊपर लगेगा तभी कंप्लाई करवाऊंगा ना, अगर मेरे ऊपर वो स्टैंडर्ड लगता ही नहीं है तो मैं क्यों कंप्लाई करवाऊंगा? एन एसे इज रेलेवेंट इफ इट इज इफेक्टिव एंड सर्कमस्टांसेस स्टेटेड इन दैट एसे एग्जिस्ट, मतलब उस स्टैंडर्ड के अंदर जो सर्कमस्टांसेस वहां पे स्टेटेड किए गए वो बेसिकली सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं, तभी वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हुआ, तभी वो स्टैंडर्ड आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ना। नेक्स्ट इज द ऑडिटर शैल अंडरस्टैंड एंटायर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग टू अप्लाई इट प्रॉपरली। बिल्कुल सर, मुझे पहले वो स्टैंडर्ड अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि बेसिकली मैं उसको अप्लाई कैसे करूं अपनी ऑडिटिंग के अंदर। क्लियर? ही शैल रिप्रेजेंट कंप्लायंस विद एसेस in auditor's report only if he has complied with the requirements of all relevant standards. Clear? सर आपने जस्ट इसको अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखना है। एंड इवन सर हमने एक ड्यूटी पढ़ी थी ना, आई थिंक ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट के अंदर, वहां पे आपका एक पॉइंट भी आएगा ये कि आपने रेलेवेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं उनका कंप्लायंस प्रॉपर वे से किया, ये पॉइंट भी आपको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। ये वही तो बात कर रहा है, ही शैल रिप्रेजेंट कंप्लायंस विद एसेस, कि आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के कंप्लायंस किए। क्लियर? ये आपको अपनी रिपोर्ट में देना पड़ेगा अगर आपने कंप्लायंस सचमुच करी। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन इंडिविजुअल एसेस। ही शैल डिटरमिन वेदर एनी एडिशनल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव स्टेटेड इन एसे। आप वहां पे डिटरमिन करेंगे क्या कोई एडिशनल प्रोसीजर वहां पे करना चाहिए कि मैं उस स्टैंडर्ड के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर सकूं। दैट मीन्स उस स्टैंडर्ड के लगने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, अगर उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या कोई एडिशनल, क्या कोई मुझे दैट मीन्स एक्स्ट्रा प्रोसीजर करने चाहिए, इस बात को डिटरमिन करना। ही शैल इवेल्युएट वेदर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द एसेस, कि जो स्टैंडर्ड आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग टू जो आपको SAAE इकट्ठे करने चाहिए थे, क्या आपने वो इकट्ठे किए, इस बात को इवेल्युएट करना। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो मतलब सर अल्टीमेट क्या हुआ, अल्टीमेट सर ऑडिट करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि जो स्टैंडर्ड्स ने कहा
जो उनके ऑब्जेक्टिव थे, क्या आप उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए, ये मेन मैटर है वहां पे डिस्कस करने वाला। क्लियर? यस, कंप्लाइंग विद रेलेवेंट रिक्वायरमेंट, ही शैल कंप्लाई विद ईच रिक्वायरमेंट ऑफ एसे अनलेस एंटायर एसे इज नॉट रेलेवेंट। एसे ने खुद ही कह दिया कि वहां पे सर एंटायर एसे रेलेवेंट ही नहीं है, छोड़ो परे, फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। बट मैंने पहले आपको क्या बताया, यू हैव टू कंप्लाई विद ईच रिक्वायरमेंट ऑफ एसे अनलेस एंटायर एसे इज नॉट रेलेवेंट, कि सर आपको पूरे एसे को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कंडीशंस पूरी करवा दो। या फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इज नॉट रेलेवेंट, जो आपकी रिक्वायरमेंट है एसे की वो रेलेवेंट नहीं है। कैसे? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट कंडीशनल थी और वो कंडीशन प्रेजेंट नहीं है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे सर एसे के अंदर कोई रिक्वायरमेंट लिखी हुई, वो रिक्वायरमेंट कंडीशनल थी, क्लियर, एंड वो कंडीशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैं वो रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं करूंगा। तो सर ऐसा थोड़ी मतलब है कि जो एसे के अंदर लिख दिया उसको आप फॉलो करना ही करना है, दैट मीन्स बाय हुक और क्रुक जैसे मर्जी करवाओ सर, उसको करना ही करना है, गुरु मानो ग्रंथ। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो, बट जितनी की रिक्वायरमेंट मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगी मैं सिर्फ उतनी फॉलो करूंगा, मैं सिर्फ उतनी फॉलो करूंगा, नॉट ईच एंड एवरी। क्लियर? नेक्स्ट इज हाउएवर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ही मे डिपार्ट, डिपार्ट मतलब अलग होना, डिपार्ट फ्रॉम रेलेवेंट रिक्वायरमेंट इन एसे, ही शैल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर इन दैट केस। सर मे बी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर तुम ऐसे से डिपार्ट करना चाहते हो, थोड़ी बहुत ही वेरिएशन करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हो, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? दैट मीन्स तुम कहते हो जी मैं ऐसे के अकॉर्डिंग नहीं, मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाना चाहूंगा, मैं वैसे नहीं, मैं ऐसे काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तू कर। क्लियर? रिक्वायरमेंट तो पूरी करना, ये चीज। नेक्स्ट इज failure to achieve an objective in relevant essays. In that case, he shall consider the need to modify the audit report, clear, or withdraw from the engagement. मतलब सर अगर मैं relevant essays जो हैं उनके जो ऑब्जेक्टिव थे, अगर मैं उनको अचीव करने में फेलियर हो गया, दैट मीन्स मैं एसेस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहा, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मैं मेट नहीं कर पा रहा, तो नॉर्मली इन दैट केस या तो सर मैं ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूंगा, या मैं उस एंगेजमेंट से क्या कर दूंगा, विड्रॉ कर दूंगा, एंड जो भी सिग्निफिकेंट मैटर होंगे रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। क्लियर? दैट मीन्स इट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर, ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट मैटर है जिसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी बनती है। क्लियर? कि मैंने सर ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई किया या मैंने एंगेजमेंट को विड्रॉ किया, तो सर ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन लेके आओ कि ऐसे क्या कारण थे। दैट मीन्स हमें क्या पता सर, क्या आप जानबूझ के नहीं कर रहे थे, तो मेरे पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। दैट मीन्स एक डॉक्यूमेंटेशन तो वहां पे होनी चाहिए ना मेरे पास, कि सर ये कुछ कारण थे जिनके कारण मैं फेलियर हुआ, कि मैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाया रेलेवेंट एसे की, तो सर उस केस में आपको डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। कोई छोटा मोटा मैटर थोड़ी है सर, ये इतना तो आपको करना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट इज, अब सर कुछ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के ऊपर एक पर्टिकुलरली क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। ये बुक बड़ी अच्छी है, नॉर्मली इन दीज डेज हमारे टाइम में ये क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते थे, बट इन्होंने साथ साथ क्वेश्चंस भी आपको क्या किए, प्रोवाइड किए, कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं आपका ध्यान सिर्फ कंटेंट की तरफ रखना चाहता हूं कि पहले आप कंटेंट क्लियर करो, एग्जाम पॉइंट तो बाद में देखेंगे। बट फिर भी बुक ने साथ साथ राइटर ने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन क्या किए हुए हैं, शेयर किए हुए हैं, सो दैट आप नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चंस को रीड आउट करो या नेक्स्ट टाइम जब कंटेंट को रीड आउट करो, आपके माइंड में वैसे ही एक अप्रोच होनी चाहिए। सर अब तक तो आपके लिए खुली कविता चल रही है सर, स्टार्टिंग के लेक्चर से लेकर आज 4th लेक्चर हमारा हो चुका, दैट मीन सर एक खुली कहानी चल रही है। ऑडिटर ये करे, ऑडिटर वैसा हो, ऑडिटर के ये काम, ऑडिटर की वो ड्यूटी, ऑडिटर के ये ऑब्जेक्टिव है। सर अभी तक तो ऑडिट या ऑडिटर यही वर्ड बार बार बोलते जा रहे हैं। क्लियर? इन दैट केस क्लियर, उस केस में सर मैं आपको जस्ट यही एश्योर करूंगा, ठीक है सर क्वेश्चन साथ में गिवन है तो आप इसको एक साइड बाय साइड जरूर पढ़ो, क्योंकि अपनी बुक का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है, आपको पढ़ने चाहिए।
क्लियर। बट द मेन थिंग इज जब आपको कंटेंट क्लियर होगा ना, एक एक वर्ड कंटेंट याद होगा, तो सर आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके सामने आंसर पहले याद आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे सर, क्वेश्चंस को छोड़ो, अब ये पूछा हुआ है सर जैसे प्रोफेशनल जजमेंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो। अब सर इसको मैं ऐसे 200 के अकॉर्डिंग, या जहां जहां मैंने प्रोफेशनल जजमेंट पढ़ी सर, ये वैसे सारा ऐसे 200 आपके सामने चल रहा है। टोटल सर जितना भी है सारा पॉइंट वही चल रहे हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके। क्लियर। अब ये नवंबर 18 के अंदर 5 मार्क्स में ये चीज पूछ चुके। एंड एक क्वेश्चन और पूछा गया, क्या प्रोफेशनल जजमेंट इज एसेंशियल टू द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। बिल्कुल सर, कमाल कर दी। अभी तो आप पढ़ा के आए कि ऑडिट करते हुए वेरियस तरह के इकोनॉमिक डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं, वेरियस तरह की आपकी जजमेंट आपके सामने आती है सर, लाइक मटेरियलिटी के रिलेटेड। क्लियर सर। अभी तो आज का टॉपिक तो था ये हमारा प्रोफेशनल जजमेंट, ये ना सर ऑडिट रिस्क के बारे में, एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के बारे में, SAAE के बारे में। तो सर क्यों नहीं हमारी काम आएगी। उसी चीज को इन्होंने 5 मार्क्स के अंदर पूछा एंड एक्स्ट्रा कंटेंट भी इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि जितना इन्होंने यहां पे कोट कर रहा है कि आपको इतना बड़ा आंसर वहां पे लिखना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। इन्होंने तो अपनी ओर से मैक्सिमम कोट कर दिया, जितना जहां प्रोफेशनल जजमेंट वर्ड आया वहां पे सारी लाइनें उठा के आपको लिख दी। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये कहूँ सर यू हैव टू राइट दिस एंड दिस मच। क्लियर, ये जरूरी नहीं है। क्लियर, आप जो लिखो सही लिखो एंड कंटेंट बेस्ड लिखो। अगले को क्लैरिटी होनी चाहिए कि बंदे को प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में पता कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल जजमेंट, एंड सर प्रोफेशनल जजमेंट कहां कहां यूज आएगी। तो बेसिकली अगर आप अपनी राइटिंग के थ्रू, आप अपनी वोकैबुलरी के थ्रू सामने वाले पर्सन को कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं, दैट इज फाइन। अब इन्होंने सर 5 मार्क्स के अंदर इतना बड़ा लिखा, क्या मुझे भी इतना बड़ा लिखना पड़ेगा? नहीं। इज दैट क्लियर? समझ रहे हो ना मेरी बात? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज डेज क्वेश्चंस को मारो गोली, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को पकड़ो कि पहले तो मुझे कंटेंट को रिटेन करना है, क्योंकि जब तक मेरे पास कंटेंट नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, तब तक मेरे पास कुछ भी नहीं। सर अब तक तो यही लग रहा था कि प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में मेरे को वर्ड ही सिर्फ जजमेंट पता है और तो मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा। यही तो कह रहा हूं कि पहले तुम रिटेन तो करो कि ये वर्ड तुमने पढ़ा कहां पे, ये वर्ड तुमने सुना कहां पे। जब ये चीज आपको लर्न होगी ना, देन आप उसको नेक्स्ट राइट डाउन कर सकते हैं, देन आप उसको लिख सकते हैं। अदरवाइज सर दैट विल बी होच पोच सारा कुछ, कि सर क्वेश्चंस की भी टेंशन होगी, कंटेंट भी नहीं आ रहा, रिटेन भी नहीं हो रहा। जस्ट मेक इट सिंपल कि सर मीनिंग क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं सर, एक नया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और इस वन बाय वन आप अपनी बात से बिल्कुल हटते जा रहे हैं। आप कह रहे थे कि ऑडिटिंग इजी है, मैंने फिर आपको क्या कहा, चैप्टर नंबर 1 सिर्फ एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, नेक्स्ट आगे आपको आदत पड़ जाएगी। क्लियर। तो नॉर्मली कहने का मतलब नेक्स्ट आगे आपको सर सारी वर्डिंग समझ में आ जाएगी, ये नहीं है कि आगे भी ऐसा काम चलेगा। बट ये है कि सर फर्स्ट टॉपिक एंड फर्स्ट 4-5 लेक्चर्स के अंदर आप जस्ट एक ऑडिटिंग को समझने की कोशिश कर रहे हो, समझ नहीं रहे को, समझने की कोशिश कर रहे हो कि व्हाट द कॉन्सेप्ट इज। और एक बार अगर ये पकड़ में आ गई सर, फिर कोई चक्कर नहीं है, फिर मैं इसकी पिच समझ चुका कि ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है सर, फिर तो मिलते जुलते पॉइंट्स ही आएंगे, फिर मेरे पास ऑडिट में नया पॉइंट कोई भी नहीं। इज दैट क्लियर? ओके। सो रिवाइज्ड मतलब यहां पे कुछ अमेंडमेंट हुई होगी। क्लियर, इसीलिए इसको रिवाइज्ड नाम दिया गया। एग्रीइंग, एक्चुअली नेम तो सर ये है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। क्लियर। अब सर आपकी एंगेजमेंट है, अरे एंगेजमेंट मतलब आपको एज अ ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है कंपनी के अंदर। तो सर एज अ ऑडिटर अगर आपको कंपनी में अपॉइंट किया जाएगा, ऐसा थोड़े कि सर अब मैंने आपको अपॉइंट कर लिया कल को काम पे आ जाना, नहीं सर। यहां पे प्रॉपर एंगेजमेंट लेटर बनेगा, एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनेगा। एंड उस एंगेजमेंट लेटर के अंदर आपको प्रॉपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा स्कोप ऑफ वर्क, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। दैट मीन्स फीस कितनी होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस टाइम पे क्या काम करोगे। क्लियर। आपकी एक्सपेक्टेशन हमारे से क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है सर, वो सारी चीज एक एंगेजमेंट लेटर के अंदर डिस्कस होगी। क्लियर? यस सर। सबसे पहले तो स्कोप ऑफ दिस essay डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी
इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट TCWG दोज चार्ज विद गवर्नेंस। सर अब इतना पता है कि तुम दोनों पार्टीज आप में आपस में बैठे हो, क्योंकि सर एक तरफ आप ऑडिटर हो और दूसरी तरफ हमारी मैनेजमेंट और यू कैन से TCWG बैठी है। सर अब दोनों तुम पर्सन आपस में बैठ के क्या कर रहे हो सर, एक एग्रीमेंट, अरे बाप रे जस्ट अ मिनट सर, आप यहां पे क्या बना रहे हो, एक एग्रीमेंट बनाने जा रहे हो आपस में, जिसे हम वर्ड बोलते हैं सर ऑडिट एंगेजमेंट। सर मेरी एंगेजमेंट होने जा रही है, अरे एज अ कंपनी में, क्लियर। तो नॉर्मली ऑडिट की एंगेजमेंट होने जा रही है, सर आप मुझे एंगेज करने वाले हो, दैट मीन्स आप मुझे अपॉइंट करने वाले हो। तो सर हम क्यों ना बैठ के एक बार बात कर ही लें इस चीज के ऊपर कि आप बैठ के डिस्कस कर लें क्या लेन देन करना है। अरे सर बिल्कुल शादी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। अरे है ही कॉन्सेप्ट वैसा, जैसे हम किसी के पास काम करवाने जाते हैं तो डीलिंग करने जाते हैं, नेगोशिएशन होती है, सारा काम वही। यस, इफेक्टिव डेट, सर इसको हमारा बोलिए, हमने क्या करना सर, ऑब्जेक्टिव। यस, ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर is to accept or continue an audit engagement only when the basis upon which it is to be performed has been agreed through establishing whether the preconditions for an audit are present। clear sir, basically मैं आपका जो एक ऑडिट एंगेजमेंट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिट करना है, मैं तब एक्सेप्ट करूंगा, तब या फिर कंटिन्यू करूंगा। मे बी सर आप मेरे पास पुराने क्लाइंट हो, या मे बी आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हो, अलग बात है। तो मैं आपकी ऑडिट एंगेजमेंट तब एक्सेप्ट करूंगा, तब कंटिन्यू करूंगा अगर जो प्री कंडीशंस हैं ऑडिट को लेकर, प्री कंडीशंस अगर प्रेजेंट हैं, एंड कंफर्मिंग दैट देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सर देयर इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट वेयर एप्रोप्रिएट TCWG ऑफ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। और जितनी भी टर्म्स हमारे बीच में क्लियर हुई सर, वो कॉमन कंसेंसस एड इडम है फॉर द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगर ये चीज होगी तो मैं आपकी ऑडिट एंगेजमेंट को क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा या कंटिन्यू करूंगा। पहले मेरी जो कुछ शर्तें हैं, मेरी कुछ प्री कंडीशंस हैं, उनको प्रेजेंट करवाओ। दैट मीन्स अगर वो होंगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या कंटिन्यू करूंगा। एंड स्पेशली हम दोनों कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे हैं, दैट मीन्स हमारे बीच में ईच एंड एवरीथिंग फर्स्ट डे से क्लियर है। क्लियर, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सर मैं कह रहा हूं जी आप ये रिटर्न फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हैं आपस में, कि हमने आपको अपॉइंट किया, आप अपनी एक्सेप्टेंस दोगे, सर ये फॉर्मेलिटीज क्यों। मैं कह जी फॉर्मेलिटी नहीं है, इस चीज का, इस एसे का भी मतलब है एक, कि अगर मैं 210 के अकॉर्डिंग टू काम कर रहा हूं, इस एसे का एक ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव आपके सामने है कि कल को आप ये ना कह सको जी हमारे बीच में तो ये बात हुई थी, आपने तो जी ये काम करने को कहा था। मैं कह निकालो जी एंगेजमेंट लेटर, चेक करो कि हमारे बीच में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या हमारी बात हुई थी, क्या क्या प्री कंडीशन थी जो प्रेजेंट होनी चाहिए थी, दिखाओ, निकालो ना, अब क्यों नहीं बात कर रहे। इसीलिए एसे 210 मैं यहां पे कंप्लाई करवाऊंगा, सो दैट एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। सर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये नहीं है कि सर आपके माइंड में कुछ और, मेरे माइंड में कुछ और, दोनों ही चोर मिल गए। क्लियर, दोनों ही चोर हैं सर, आप भी गलत सोच रहे हो, मैं भी मेंटल एवोल्यूशन चाहिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं जी राइटिंग में करो, सबसे बढ़िया, पहले दिन से क्लियर होना चाहिए कि मैं ये परफॉर्म करूंगा, ये परफॉर्म मैं नहीं करूंगा। ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल समझे, 2 पॉइंट समझ में आ चुके सर। प्री कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिटवीन द ऑडिटर एंड द MGT। ठीक है सर। Definitions. Sir, what are the preconditions? The use by management of an acceptable FRF, financial reporting framework, in the preparation of financial statements, and the agreement of the management and where appropriate TCWG to the premise on which an audit is conducted. Sir, मतलब कुछ ऐसी conditions, clear? वो 2 conditions कौन सी हैं? Sir, एक तो कुछ premises, कुछ base, जिनके ऊपर ये मेरा ऑडिट कंडक्ट हो रहा है, एंड प्लस यूज बाय द मैनेजमेंट, एक एक्सेप्टेबल FRF को यूज करना। दैट मीन्स ये भी नहीं कि तुम अपने आप ही कोई ना कोई तुम मतलब दैट मीन्स अपनी ही मर्जी के अकॉर्डिंग FRF यूज कर रहे हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर जो एप्लीकेबल है, जो एक्सेप्टेबल FRF होगा, उसी के अकॉर्डिंग तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी पड़ेंगी।
ये नहीं है कि मेरे को सिंपल सा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना के दे दोगे। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको नहीं पता कि आपकी कंपनी है, एंड कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर शेड्यूल 3 एप्लीकेबल है, एंड शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग आपको नहीं पता कि एसपीएल बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगी। सर ये थोड़ी मतलब है जो एक्सेप्टेबल है वो करके दो ना मुझे, तभी मैं अपना ऑडिट कर पाऊंगा। आप कह रहे हो नहीं जी हम तो सिंपल टी शेप ट्रेडिंग पीएल बना के दे देंगे, जाओ परे, मैं नहीं कर रहा तुम्हारा ऑडिट, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। अगर प्री कंडीशंस होंगी एक्सेप्टेबल, एफआरएफ आप एक्सेप्ट करोगे तो मैं ऑडिट करूंगा। यार कमाल है, आपा भी अपनी शर्तें मनवाएंगे, ऐसी थोड़ी कमाल कर दी। क्लियर? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एसे रेफरेंसेस टू द मैनेजमेंट शुड बी रीड हियर आफ्टर एज मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी। सर आगे जहां पे भी वर्ड तुम मैनेजमेंट पढ़ोगे ना, मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट प्लस टीसीडब्ल्यूजी, अरे जहां पे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस होंगे वो लोग, अदरवाइज मैनेजमेंट तो है ही है ना। तो मैं बार बार ये वर्ड नहीं लिखूंगा, मैंने एक बार में बता दिया कि मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट इंक्लूडिंग टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है सर, चलो सर अब काम की बातें शुरू करें। प्री कंडीशंस बताओ सर फटाफट, फिर कौन सी हैं कि जिनके ऊपर हमारा ऑडिट क्या करेगा, बेस करेगा। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश whether the preconditions for an audit are present, the auditor shall मतलब मैंडेटरी डिटरमिन, क्या डिटरमिन करे कि वेदर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपने जो अप्लाई किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए, क्या वो एक्सेप्टेबल है। भाई साहब पहले आप बैलेंस शीट चेक करो, क्या शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनी हुई है। अगर तो बनी हुई है तो अलग बात है, पहले तो ये डिटरमिन कर कि जिसका तूने ऑडिट करना है, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का तूने ऑडिट करना है, क्या वो एप्लीकेबल एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनी हुई है। अगर तो बनी हुई है चल आगे बढ़, अगर नहीं बनी हुई अभी छोड़ दे, क्योंकि ये प्री कंडीशन है सर, ये प्री कंडीशन है, इनके बिना ऑडिट आगे नहीं चलेगा। एंड ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट इट एक्नॉलेजेस, और एक एग्रीमेंट मैनेजमेंट से ऑब्टेन करो, एग्रीमेंट मैनेजमेंट से ऑब्टेन करो जिसमें वो एक्नॉलेज करें और अंडरस्टैंड करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दैट मीन्स सर ये एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा, सर इस एग्रीमेंट में मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी कि बेसिकली हमारी ओर से ऑडिटर को क्या क्या मिलेगा। मैं कह रहा हूं जी लिख के दो, तुम लोगों का सालों क्या पता कब मुकर जाओ। क्लियर? और कल को जी बैलेंस शीट भी सीए साहब बना के देंगे, मैं कोई नहीं बना के दे रहा, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। जबकि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, मैनेजमेंट की थी। पहले दिन बताया तो था, और आज कह रहे हो कि सर आप ही बना दो। नहीं सर मैं नहीं बनाऊंगा। क्लियर? लिख के दो इस बात को कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एडमिट करेंगे। क्या? फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ इंक्लूडिंग देयर फेयर प्रेजेंटेशन। ये भी नहीं है गलत मलत बना के दे दी, प्रेजेंटेशन ही उल्ट कर दी, ऐसा भी नहीं है। काम करो तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर वे से बनी होनी चाहिए बैलेंस शीट आपकी। क्लियर? एंड फॉर सच इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट डिटरमिन्स, और जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे जिनको मैनेजमेंट डिटरमिन करती है कि वो नेसेसरी हैं, जरूरी हैं, टू एनेबल द प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। क्लियर? दैट मीन्स कि जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग टू नेसेसरी हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सर वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं। क्लियर? दैट मीन्स उसकी इंप्लीमेंटेशन में कोई कमी नहीं होगी। सर जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स यहां पे लगवाने हैं, क्लियर, प्लस जितनी भी प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट करनी है विद फेयर प्रेजेंटेशन, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी मतलब मैनेजमेंट की। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद, और हम कसम खा के कहते हैं कि हम ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर मैटर्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो वो मांगेगा टाइम टू टाइम वो भी प्रोवाइड करेंगे, एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करेंगे सो दैट वो विद इन द एंटिटी जहां मर्जी घूमे फिरे, जिस मर्जी पर्सन से इंफॉर्मेशन ले, जिसको लगेगा कि उससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, भाई तू जा, तू जिस मर्जी बंदे से इंफॉर्मेशन लेके आ, हमें 1% भी दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर? ये बातें मैं लिखवाऊंगा, पहले मेरे को लिख के दो। क्यों? कल को तुम मुकर जाओ, कल को मैंने पॉइंट वहां पे निकाल दिए, तुम कहोगे जी ऑडिटर ने तो हमारी गलतियां पकड़नी शुरू कर दी, इसको कल से इंफॉर्मेशन नहीं देनी। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी देगा? मैं क्या करूंगा वहां पे? एंगेजमेंट लेटर लेके बैठ जाऊंगा, प्री कंडीशंस लेके बैठ जाऊंगा कि ये देखो तुमने लिख के दिया था मुझे,
कि मैनेजमेंट ने खुद कहा था कि वो मुझे हर सिचुएशन में क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, ऑल द इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, सब कुछ मिलेगा। मुकर के दिखाओ, ऐसे कैसे मुकर जाओगे तुम, कमाल कर दी सर। क्लियर? तो ये जब प्री कंडीशंस वहां पे एग्जिस्ट करेंगी तब सर आप आगे बढ़ेंगे। पहले मेरे को सर ये क्लियर करवा दो। उनके कॉल आई जा रहे हैं सर कब से, हाँ जी सर ऑडिटर साहब आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी, आपने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कहा जी पहले प्री कंडीशन एक्सेप्ट तो करो, मुझे एक राइटिंग में एग्रीमेंट तो दो, और प्लस ये भी तो बताओ कि आपका जो एप्लीकेबल एफआरएफ है पहले मैं देखूंगा कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो सर पॉइंट ही दो हैं, पॉइंट ही दो हैं सर। एक तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एग्रीमेंट, प्लस फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, एफआरएफ एक्सेप्टेबल और नॉट, एफआरएफ एक्सेप्टेबल और नॉट, ये दो पॉइंट चेक कर। अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप 3 पॉइंट तो पढ़ ही सकते हो। क्या सर, इंटरनल कंट्रोल्स जो लगने चाहिए, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, एंड ऑडिटर को इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करना। सर ये 3 पॉइंट मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के देगी। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। सर अभी तो मैंने आपकी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया और तुम मेरे स्कोप को लिमिट कर रहे हो, तुम मुझे काम से रोक रहे हो कि ये नहीं करना, फलाना नहीं करना। इफ मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस imposes a limitation on the scope of auditor's work, ऑडिटर के वर्क के ऊपर आप कोई लिमिटेशन लगा रहे हो कि ये काम नहीं करना, तू कौन है भाई पूछने वाला, तू कौन है मेरे को रोकने वाला, पहली बात तो। क्लियर? इन द टर्म्स ऑफ प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट such that the auditor believes the limitation will result in the auditor disclaiming an opinion। चलो सर मैम, चलो ठीक है आपने लिमिटेशन लगाई, कोई दिक्कत नहीं जी, नहीं करूंगा। बट सर अगर वो लिमिटेशन जो आपने लगाई, अगर वो लिमिटेशन मेरे ऑडिट की ओपिनियन के डिस्क्लेमर तक पहुंच रही है कि उस लिमिटेशन के कारण मैं अपनी ओपिनियन ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, मुझे सर विड्रॉ ही करना पड़ेगा। क्लियर? On these financial statement, the auditor should not accept such a limited engagement as an audit engagement। यार फिर मुझे क्या जरूरत है, कमाल कर दी सर, आप ऐसी कोई मतलब कंडीशन लगा रहे हो, इस तरह की लिमिटेशन लगा रहे हो जिसके कारण मैं काम ही नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा। सर मेरे को नहीं चाहिए आपका काम, जब आ जाओ, मैं नहीं करूंगा। जितनी जरूरत मुझे है उतनी जरूरत आपको तो भी है, बट इस तरह की सर लिमिटेशन लगाना, और वो भी एक्सेप्टेंस। अभी तो शुक्र है मैंने एक्सेप्ट नहीं करी, नहीं तो तुम मेरा काम पक्का ही छुड़वा देते। बढ़िया किया आपने पहली लिमिटेशन लगा दी, पहले ही आपके रंग दिख गए। क्लियर? तो नॉर्मली आप भी कहोगे सर आज तो आप बहुत गर्म हो रहे हो। नहीं नहीं, ऐसे ही नहीं है। ऑडिट नेचुरली आप जब अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ना, जब आप डेली लाइफ में, क्योंकि मेरे सामने दिमाग में पिक्चर छप जाती है कि वो सिचुएशन ऐसे हुई थी, ऐसा पॉइंट हुआ था, तब भी आप ऐसी आग बबूले हुए थे कि नॉर्मली नहीं सर मैं नहीं करूंगा काम, कमाल कर दी। यहां फीलिंग आ जाती है एक ऑडिटर की फीलिंग, एंड यही चीज आप भी जब फील करेंगे ना तो तब आपको ऑडिट सब्जेक्ट में क्या आएगा, मजा आएगा कि हाँ सर वाकई में सर ऑडिट इज ऑडिट। क्लियर? यस। अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। चलो सर आपकी बात बिल्कुल सही, कोई ऐसी लिमिटेशन लगाई जिसके कारण मैं डिस्क्लेमर तक पहुंच जाऊं तो बेटर है कि मैं ऐसा काम पकड़ू ही ना, मना ही कर दूं। क्लियर? एंड दूसरा सर कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो आपकी ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के ऊपर अफेक्ट करेंगे। इफ द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट। सर पहली बात तो जो ऊपर आपने बक्सा पढ़ाया, सर अगर वो प्रेजेंट नहीं है, द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट unless required by law or regulation to do so, the auditor shall not accept the proposed audit engagement। सर मेरे लिए फैक्टर है ही एक, मेरी प्री कंडीशंस अगर प्रेजेंट होंगी तो मैं काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, सिंपल सी बात। हाँ बाकी अगर लॉ ने कह दिया कि आप इसके बिना एक्सेप्ट कर सकते हो या फलाना कर सकते हो, फिर बात अलग है, अदरवाइज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्लियर? नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। The auditor shall agree the terms of audit engagement with the management or those charged with governance as appropriate। तो मतलब अपना बैठो और अपनी टर्म्स के ऊपर क्या करो, एग्री करो, जो भी तुमने अपनी टर्म कंडीशन रखनी है अपना बैठ के एक एग्रीमेंट बनाओ। द एग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड। एक एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे, और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट एंड शैल इंक्लूड। अब ये चीज ध्यान से रीड आउट करना, एंड इवन इस ऐसे के बाद एक स्पेसिफिक एग्जांपल आपके पास गिवन है
एक स्पेसिमेन एंगेजमेंट लेटर की एग्जांपल आपके पास गिवन है, क्लियर। उसमें आप ये चीज पढ़ना, एक एक पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा ना, एक एक पॉइंट आपका वहां पे आपको मिलेगा। अगर पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो उस एग्जाम्पल के अंदर आपको ये सारी चीज मिलेगी। हालांकि वो एग्जाम्पल लर्न नहीं करनी, वो जस्ट एक रेफरेंस के लिए, एक दिखाने के लिए कि इस तरह का एंगेजमेंट लेटर होता है, जिसमें नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप होगा कि ऑडिट किसका करना है, कितना करना है, किस लेवल तक करना है, सर आपका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप नंबर 1 इज। नंबर 2 ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 3 मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। नंबर 4 आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, मैं आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा एंड अपने एप्लीकेबल एफआरएफ के बारे में आपको बताऊंगा, क्लियर। एंड रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट्स टू बी इशूड बाय द ऑडिटर। एंड बाकी आप किस तरह की कोई रिपोर्टिंग हमसे चाहते हैं, दैट मीन्स ऑडिटर से आप कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म में, एक पर्टिकुलर कंटेंट में, क्लियर, कंटेक्स्ट में आप क्या चाहते हो, रिपोर्ट चाहते हो, तो आप बता सकते हो। अरे एंगेजमेंट लेटर में नहीं बताओगे तो और कहां बताओगे, क्योंकि आप मुझे अपॉइंट करने वाले हो, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ कि आपको किस फॉर्म में चाहिए, क्या चाहिए, किस कंटेक्स्ट में चाहिए, कितना कंटेंट चाहिए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग टू एक्सेप्ट करूंगा ना लेटर, कि हाँ जी मुझे ये चीज बारे खाती है कि मैं आपको ये चीज प्रोवाइड करूंगा, कि मैं आपकी कंपनी का ऑडिटर बनने को तैयार हूं, क्लियर। To be issued by the auditor and a statement that there may be circumstances in which a report may differ from its expected form and content. बिल्कुल सर। And third is, if law or regulation prescribes in sufficient detail the terms of the audit engagement, the auditor need not record them in a written agreement except for the fact that such law or regulation applies and that management acknowledges and understands its responsibilities as above. बट सर अगर किसी लॉ के तहत, किसी रेगुलेशन के तहत ऑलरेडी सफिशिएंट डिटेल में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या होंगी, ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स क्या होंगी, देन आपको एग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। फिर तुम उस लॉ के अकॉर्डिंग टू, दैट मीन्स तुम भी एंड मैनेजमेंट भी उस लॉ एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग टू ही क्या करेगी, काम करेगी। बट सर वैसे ना एग्रीमेंट कर लो, दैट मीन्स एक एंगेजमेंट लेटर अपना बना लो, बैठ के टर्म्स एंड जो कंडीशंस हैं क्लियर कर लो। नहीं बाद में इतनी सी बात के लिए इतने से आपे पड़ते हैं ना सर, माड़ी माड़ी बात को लेके बड़े बड़े इशू बन जाते हैं। तो बेटर है सर जो भी तुम्हारे गिले शिकवे हैं ना निकाल लो, आज लिख लो सर, निकाल दो जितनी भड़ास निकालनी है, जो तुमने काम करवाने हैं तुम करो तो सही। अरे यार वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई बात नहीं, कुछ कम कर लेंगे स्कोप, बट तू तो अपनी ओर से लिखना कि तेरी रिक्वायरमेंट क्या है। यस, रेकरिंग ऑडिट्स, रेकरिंग मीन्स जो नंबर ऑफ टाइम करने पड़ते हैं। The auditor shall assess whether circumstances require, क्या जो circumstances हैं, the term of audit engagement to be revised and whether there is a need to remind the entity of the existing terms of audit engagement. सर कहीं ऐसा चांस तो नहीं, दैट मीन्स एक बार हमने जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट नहीं सर मुझे अब लग रहा है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमारा जो वो एग्रीमेंट था कि बेसिकली सर उसको रिवाइज करने का टाइम आ चुका, कि नहीं सर पहले वो चीज पॉसिबल थी, अब वो चीज पॉसिबल नहीं है, अब वो स्कोप यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली मैं देखूंगा कि वहां पे क्या नीड है उसको रिवाइज करने की, या क्या नीड है एंटिटी को रिमाइंड करवाने की, क्योंकि एंटिटी ने सर मेरे से फालतू के काम बहुत करवा रही है। चलो मैंने एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, तीसरी बार मैंने भी लेटर ले आके रख दिया, मैं क्या चेक करो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या थी। आपने कहा था कि ऑडिटर सिर्फ ये काम करेगा और तुम मेरे से यार फालतू के काम करवा रहे हो। ठीक है मैंने एक बार सर्टिफिकेट बना दिया, 2 बार मैंने ये बना दी, इसका मतलब ये थोड़ी हर बार करूंगा मैं। मतलब सर देयर इज अ नीड टू रिमाइंड द एंटिटी, किस चीज के बारे में, एग्जिस्टिंग टर्म्स के बारे में, कि हमारे बीच में क्या एग्री हुआ था, हमारी क्या बात हुई थी, याद कर लो ये चीज। इज दैट क्लियर? ओके सर, नेक्स्ट आगे सर, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सर ये तो वैसे काम थोड़ा सा सिंपल ही है, आज सिर्फ ये वाला ही टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्योंकि सर आगे नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ एरर है। टाइप्स ऑफ एरर के बाद ये कुछ इंड-एस की प्रेजेंटेशन, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सर वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस चीज के ऊपर लगेगा। मैं जस्ट एक पैराग्राफ आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सर इसको, इस टॉपिक को फाइनली क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्लियर। एंड एक मे बी शायद अगर मेरे पास ऑडिट एंगेजमेंट लेटर अगर हुआ तो मैं वो भी आपको क्या करवाऊंगा, शेयर करवाऊंगा। दैट मीन्स आप उसको देखना। एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सर आप कोई एंगेजमेंट की टर्म्स को चेंज करने की बात कर रहे हो सर क्या? यस। एन ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट इज रिक्वेस्टेड, मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट करी टू चेंज द एंगेजमेंट टू वन विच प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस शुड कंसिडर द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डूइंग सो। मतलब सर आपके पास रिक्वेस्ट आई, किस बात की रिक्वेस्ट आई कि सर हमारी ऑडिट की जो टर्म्स हैं उनको चेंज किया जाए, जिसके कारण आपको लो लेवल ऑफ क्या मिलेगी, एश्योरेंस मिलेगी। तो आप इस चीज के बारे में एक बार दैट मीन्स कंसीडर करेंगे, इसको प्रॉपर वे से एप्रोप्रिएटनेस उसकी देखोगे कि क्या ऐसा करना ठीक होगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को चेंज करना, एग्रीमेंट की टर्म्स को चेंज करना क्या ठीक होगा। क्योंकि सर अगर आपने टर्म्स चेंज करी तो आपको लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगी। और सर एश्योरेंस के बेस पे तो सारी कहानी थी, क्योंकि एश्योरेंस के बेस पे आप क्या करोगे, ओपिनियन दोगे। तो सर अगर मेरी एश्योरेंस ही कम होगी तो नेचुरली सर फिर मैं इस बात के बारे में नेचुरली सोचूंगा तो सही ना, कम से कम। यस। अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द ऑडिटर टू चेंज द एंगेजमेंट मे बी ड्यू टू। सर ये रिक्वेस्ट क्यों आई? अ चेंज इन द सर्कमस्टांसेस अफेक्टिंग द नीड फॉर द सर्विस। कोई ऐसे सर्कमस्टांस चेंज हुए जिसके कारण हमने अपनी सर्विस चेंज करवाई। हमने चाहा कि ऑडिटर को कहा जाए कि सर ऐसा काम अब हमें जरूरत नहीं है, या ऐसी टर्म्स की अब जरूरत नहीं है, तो इसको चेंज किया जाए। या अ मिसअंडरस्टैंडिंग एज टू द नेचर ऑफ एन ऑडिट ओरिजिनली रिक्वेस्टेड। या फिर सर हमने तो बहुत ही ख्याली पुलाव बना लिए थे, जब हमने सर ओरिजिनली रिक्वेस्ट करी थी तब तो हमने पता नहीं क्या क्या लिख दिया, सर इतना काम हमें जरूरत नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सिंपली काम चलता रहे, वही बहुत है। तो हमें नहीं पता सर किस कारण आपने वो चीज करी, क्यों रिक्वेस्ट आपने करी। हम इतना पता है कि आपने ऑडिटर को रिक्वेस्ट करी कि ऑडिट टर्म्स को क्या किया जाए, चेंज किया जाए। अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट वेदर इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट और कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस। इतना पता जी, एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है स्कोप के ऊपर, एंगेजमेंट के ऊपर, जो आपकी एंगेजमेंट का स्कोप था उसके ऊपर एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। द ऑडिटर वुड कंसीडर केयरफुली द रीजन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट। मैं ऑडिटर उस रीजन को मैं क्लियरली क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा। पर्टिकुलरली द इम्प्लीकेशंस, दैट मीन्स उस रिस्ट्रिक्शन लगाने से क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगी, इस चीज का जो मैं ज्यादा ख्याल रखूंगा, इस चीज को मैं ज्यादा फोकस करूंगा। नेक्स्ट इज द ऑडिटर शैल नॉट एग्री टू चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वेयर देयर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। तुम ऐसी फालतू में बकवास कर रहे हो कि यार ऑडिट टर्म्स चेंज करनी है, भागजू होएंगी नहीं। मुझे आपका रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं लगा, आपने जो मुझे रीजन दिया मुझे कहीं तरीके से सही नहीं लगा, मैं नहीं करूंगा सर। तो जो हमारा लेटर बन चुका, जो हमारी एंगेजमेंट हो चुकी सर, उसी के अकॉर्डिंग टू काम होगा। अब स्कोप अपना कम नहीं होगा, कोई टर्म्स हमारी चेंज नहीं होगी। हाँ तुम रीजनेबल जस्टिफिकेशन दो कि हम इस कारण अपनी टर्म्स को चेंज करवा रहे हैं, अमेंड करवा रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं कंसीडर करता हूं उसको, बट नहीं सर अब नहीं। इफ प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट एंगेजमेंट द ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट। तो अब यहां से कहानी थोड़ी अलग हुई, यहां पे 2-3 केसेस अलग बने 5th पॉइंट से। अब क्या हुआ सर, प्रायर टू कंप्लीटिंग द ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिटर को रिक्वेस्ट की गई कि आप ऑडिट टर्म्स को क्या करो, चेंज करो। क्लियर। जो कि दैट कन्वेज लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देगी। द ऑडिटर शैल डिटरमिन वेदर देयर इज रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर डूइंग सो। सर ये फर्स्ट पॉइंट ही आया आपका, बिल्कुल सही, ये फर्स्ट पॉइंट यहां पे दोबारा आया। अब यहां पे मैंने रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखी कि क्या ऐसा करना ठीक होगा या नहीं। नेक्स्ट इज इफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर चेंज्ड। चलो ठीक है, मैंने चेंज कर दी। द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट शैल एग्री ऑन द एंड रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन एन एंगेजमेंट लेटर एंड अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटन एग्रीमेंट। कोई बात नहीं सर, आप एक नया नोवेशन कर लो। नोवेशन मतलब सर पुराने वाले को काट दो, नोवेशन या ऑल्ट्रेशन यू कैन से। बट सर if auditor is unable to agree to change to the terms of audit engagement and it is not permitted by the management, ऑडिटर कहता मैं मानूंगा नहीं, मैं टर्म्स चेंज नहीं करवाऊंगा, और मैनेजमेंट कहती हम काम नहीं करने देंगे। तो सर ये तो लड़ाई वाला काम हो गया ना। मैनेजमेंट ने ऑडिटर को कहा कि आप टर्म्स को चेंज कर लो, ऑडिटर कहता मैं नहीं करूंगा, मैं क्या फिर तू काम करके दिखा। क्लियर।
and it is not permitted by the management to continue the original audit engagement, the auditor shall क्या करेगा, withdraw, मैं छोड़ के चला जाऊंगा जी, करवा लो, किससे करवाओगे, from the audit engagement where possible under applicable law regulation, मतलब लॉ के तहत देखो, अगर पॉसिबल है छोड़ दो, बढ़िया निकल जाओ, and determine whether there is any obligation either contractual or otherwise to report the circumstances to other parties. That means क्या मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन बनता है किसी भी बात, क्लियर, दैट मीन्स क्या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग क्या मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस बात के बारे में किसी को बताना। अब सर मैनेजमेंट टर्म्स चेंज करने को बोल रही है, मुझे अपॉइंट किसने किया, शेयर होल्डर्स ने, तो क्या मेरी रिपोर्टिंग शेयर होल्डर्स को जानी चाहिए इस चीज के बारे में कि मैनेजमेंट मेरे को काम नहीं करने दे रही और मैं इस बात के कारण खफा होके मैं नॉर्मली सर जा रहा हूं कि मैं नहीं आपकी कंपनी का काम करूंगा, क्लियर, सच एज दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ऑनर्स, रेगुलेटर्स, तो सर उनको रिपोर्टिंग भी आप करके जाओ, बता के जाओ कि मैं इस कारण छोड़ के जा रहा हूं कि मुझे टर्म्स चेंज करने को कहा एंड मैं टर्म्स चेंज करूंगा नहीं और मैनेजमेंट मुझे मेरा काम नहीं करने दे रही ओरिजिनल ऑडिट असाइनमेंट के अकॉर्डिंग, तो मैं जी विड्रॉ कर रहा हूं, मैं काम नहीं करूंगा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी इस बात को आप तक पहुंचाना, बताना, ये लो रिपोर्ट सर मैंने आपको बता दी। इज दैट फाइन? सो टुडे आज यहीं तक हमारा सफिशिएंट है, मैं ज्यादा लेंथी नहीं लेके जाना चाहूंगा बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर हमारा लगेगा ही लगेगा सर, 5 लेक्चर्स के अंदर आपका ये फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होगा एंड अगेन 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 नॉट टू वरी, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में जितनी मेहनत आप करोगे, क्योंकि सर हर वर्ड आपके लिए नया है, हर वर्ड आपके लिए एक नया मीनिंग लेके आ रहा है, इसीलिए आपको थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें फील हो रही होगी, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर इसको आप एक दैट मीन्स अपनी फीलिंग के साथ करेंगे, खुद को एज अ ऑडिटर इमेजिन करेंगे, अब ये सिचुएशन आपके सामने आई, तुम कैसे नहीं मतलब ये चीज को समझ पाओगे। इज दैट क्लियर? एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन व्हाट्सएप मी और कॉल मी एंड क्लियर योर डाउट्स। इज दैट क्लियर? ओके फाइन, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।